नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 70वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम एल्बर्ट बेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एल्बर्ट बेल क्या है, कब लाया गया और यह क्यों लाया गया। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस व्याख्यान में मिलेंगे और आपके द्वारा आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देने के लिए आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एल्बर्ट बेल क्या था। एल्बर्ट बेल के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो भी भारत में जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल का समय होता है, भारत में 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन के पक्ष में जो कि भारत का शासन जा चुका था, इस शासन के समय पर जो भी भारतीय जजों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की गई थी, जो भी भारतीय जज हुआ करते थे वह यूरोपीय मामलों में अपनी सुनवाई नहीं कर सकते थे और जो भी प्रकार के अभियुक्त आते थे, जिस प्रकार के न्याय के मामले यहाँ पर आया करते थे, उनमें भारतीय न्यायाधीशों के लिए फैसले सुनाना वर्जित था। यह हम देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के द्वारा एक एक्ट लाया गया जो कि इस भेदभाव को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके बारे में ही हम आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं एक एक पॉइंट एल्बर्ट बेल के बारे में। वायसराय रिपन की परिषद में विधि सदस्य सीपी एल्बर्ट, जो कि वायसराय की जो कि वायसराय जो कि रिपन हुआ करते थे, इनकी से जो कि परिषद हुआ करती थी। इस परिषद में एल्बर्ट बिल नाम सीपी एल्बर्ट नाम के एक विधि सदस्य हुआ करते थे जो कि लॉ मेंबर कहे जाते हैं। इनके द्वारा 1883 ईस्वी में विधानसभा में एक बिल लाया गया। बिल को आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भी कानून बनाना होता है तो कानून बनाने से पहले सदस्य द्वारा एक बिल लाया जाता है और उस बिल को सरकारी जामा पहनाकर यानी सरकार द्वारा उसको स्वीकार्यता देने के बाद उसे एक्ट बनाया जाता है। हम देख सकते हैं कि एल्बर्ट बेल इसी प्रकार एक जो सदस्य हुआ करते थे सीपी एल्बर्ट के द्वारा लाया गया, अतः सीपी एल्बर्ट के नाम पर ही इस एक्ट का नाम एल्बर्ट बेल पड़ा। यह हम देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य अधिकारियों एवं भारतीय जनता के मध्य भेदभाव को दूर करना था। भारतीय जनता के मध्य भेदभाव किस प्रकार होता था कि अंग्रेजी जो भी न्यायाधीश हुआ करते थे वह भारतीय मामलों में अपनी सुनवाई देते थे एवं भारतीय जो भी जज हुआ करते थे वह यूरोपीय मामलों में अपनी सुनवाई नहीं दे सकते थे। इस प्रकार का जो भेदभाव है इस समय पर किया जा रहा था। आगे हम देखते हैं इस बिल का न सिर्फ भारत में रहने वाले यूरोपियों ने वरन इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज़ों ने भी विरोध किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब यह बिल लाया गया और इसमें समानता की बात की गई कि समान रूप से जो भी भारतीय जज होते हैं वह यूरोपीय एवं भारतीय दोनों के मामलों में अपनी सुनवाई दे सकते थे, अतः इसका विरोध इंग्लैंड में रहने वाले यूरोपीय लोगों एवं भारत में रहने वाले ब्रिटेन के लोगों द्वारा किया जाता है। परंतु यह जो भारतीय लोगों के सम्मान के लिए था, भारतीय लोगों में समानता प्राप्त कराने के लिए था, अतः भारतीयों के द्वारा इसका जोरदार समर्थन किया जाता है। आगे देखते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को भारतीय जजों एवं मजिस्ट्रेटों को भी अंग्रेजी अभियुक्तों के मामलों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इस बिल में जो प्रस्ताव दिया गया था वह भारतीय जजों एवं मजिस्ट्रेट जो भी यहाँ पर न्याय संबंधित कार्य कर रहे थे उनके लिए अंग्रेजी अभियुक्तों के मामले में विचार करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि पूर्व में भारतीयों को प्राप्त नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि इसके पहले जो भी एल्बर्ट बिल लाया गया, इसके पहले भारतीय जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको यह अनुमति नहीं थी कि वह ब्रिटेन या यूरोप के व्यक्तियों के खिलाफ जो भी मामले होते हैं उन पर सुनवाई कर सकें। यह विवाद बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास इन तीन क्षेत्रों के लिए हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इन तीन प्रेसिडेंसियों में जो न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, बड़े बड़े न्यायालय स्थापित किए गए थे। बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में जो क्षेत्राधिकार में जो भी न्यायालय आते थे, यहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन ने यह स्पष्ट किया कि वे इस बिल के माध्यम से केवल प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अयोग्यता को समाप्त करना चाहते हैं। लॉर्ड रिपन का यह उद्देश्य था
कि वह इस भेदभाव को दूर करना चाहते हैं जो प्रजातीय तौर पर किया जा रहा है। काले और ब्राउन रंग के यानी गोरे काले गोरे की नीति जो होती है, जिस प्रकार यहाँ पर जो गोरे लोग होते हैं यानी ब्रिटेन के लोग होते हैं एवं ब्राउन कलर के लोग जो कि भारतीय हुआ करते थे, ब्राउन या ब्लैक कलर के लोग जो भारतीय हुआ करते थे, इनके विरुद्ध यह प्रजातीय भेदभाव किया जा रहा था। अतः इसे दूर करने के लिए रिपन द्वारा इस बिल के रूप में अपने विचार प्रकट किए गए, हम देख सकते हैं। अतः एल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलनों के समक्ष वायसराय रिपन को झुकना पड़ा। अतः जिस प्रकार के विरोध भारत एवं ब्रिटेन में हो रहे थे इसके बिल के विरुद्ध, इसके चलते इनको झुकना पड़ा और इस बिल में संशोधन करने को मजबूर होना पड़ा। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार के विरोध यहाँ से एवं ब्रिटेन से निकल के आ रहे थे, इन विरोधों के चलते एल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। इस परिवर्तन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसी अंग्रेजी अभियुक्त के भारतीय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने पर वह मांग कर सकता है कि उसके मुकदमे की कार्यवाही जूरी द्वारा की जाए जिसमें आधे सदस्य अंग्रेज हों। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी संशोधन करके यह बिल लाया गया और इस बिल के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया कि जो भी ब्रिटेन या यूरोपीय लोगों से संबंधित मामले हैं उन पर सुनवाई के लिए भारतीय जजों को तो शामिल किया जाएगा, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वह तो पूरा हो चुका। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके विरुद्ध में एक शर्त और रख दी कि यदि किसी मामले की सुनवाई होती है और 4 जज की बेंच होती है, तो यदि 4 जज में से यदि 2 भारतीय जजों के लिए यहाँ पर जो कि न्याय करने के लिए जो कि नियुक्ति होती है, तो साथ ही 2 जज ब्रिटेन के होंगे यानी यूरोपीय लोग होंगे। यानी जो जूरी बनाई जाएगी किसी मामले की सुनवाई के लिए, उसमें आधे मेंबर भारतीय होंगे एवं आधे मेंबर जो कि यूरोपीय होंगे या गोरे होंगे। इस प्रकार रिपन द्वारा जातीय विभेद को दूर करने का प्रयास यथावत रहा। यानी जिस प्रकार की नीति चलती आ रही थी उस नीति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन के न्यायाधीशों द्वारा फैसले सुनाए जाते थे वह उन्हीं के पक्ष में होते थे। अतः इनका जो प्रयास था वह जातीय विभेद को दूर करना था। अतः यह जैसा का तैसा रहा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। केवल इसमें जो भारतीय जजों को शामिल करने की नीति बनाई गई, लेकिन उसका कोई प्रभावी महत्व नहीं था क्योंकि उनके बगल में जो जज बैठते थे वह यूरोपीय ही बैठते थे और जिनकी जो प्रेजेंट होती थी वह भारतीय जजों के इक्वल होती थी या इनसे अधिक होती थी। आगे हम देख सकते हैं एल्बर्ट बिल में परिवर्तन से अंग्रेजों ने अपनी बड़ी विजय मानी। यानी इस प्रकार का परिवर्तन लाकर इन्होंने जो कि संशोधन किए गए ताकि इसके जो भी बिल लाया गया है उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया जा सका। अतः इसके कारण इन्होंने अपनी विजय मानी। एल्बर्ट बिल के पास होने पर भारतीय जनमानस में एकता में अभिवृद्धि हुई। हम यहाँ पर एक बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार के बिल में संशोधन किया जाता है, अतः जो कि भारतीय जज एवं मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं इनके मामलों में सीधे तौर पर यह अपने विचार नहीं रख सकते थे एवं इनके साथ जो कि ब्रिटेन के जज गोरे रंग के जो जज हुआ करते थे वह साथ में होते थे। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें जो भी अपनी भारतीयता की भावना जागृत होती है, इससे एक प्रकार से ही इनको शोषित किया जाता है और इनमें भारतीयता की भावना जागृत होती कि हमारे प्रति जिस प्रकार के विद्रोह किए जा रहे हैं, हमें जिस प्रकार से दबाया जा रहा है वह एक रंग भेद के कारण दबाया जा रहा है। अतः जो इनके विपक्ष में लोग हुआ करते थे वह सुसंगठित हो गए, जिसके माध्यम से संगठित राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई। इस प्रकार जो भी विरोधी व्यक्ति हुआ करते थे, ब्राउन रंग के जो भी अधिकारी हुआ करते थे, यानी हम देख सकते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, यदि उसके प्रति भेदभाव होता है और उसी के जैसे अन्य अधिकारियों के प्रति भेदभाव होता है तो वह संगठित राजनीतिक चेतना से जुड़ जाता है और राष्ट्रवाद की भावना में अभिवृद्धि होती है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर यही आया कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो भारतीय अधिकारियों में पैदा हो चुकी थी। आगे देखते हैं। एल्बर्ट बिल के कारण ही भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बहुत ही बड़ी बात जो कि हम देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व भारत को आज़ाद कराने के लिए सर्वोपरि था। अतः हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार 1883 ईस्वी में यह एल्बर्ट बिल लाया जाता है और भारतीय अधिकारियों को अलग थलग करने का या भेदभाव की नीति अपनाने का जो उद्देश्य इनके द्वारा पूरा किया जाता है। अतः जो सुसंगठित होकर जो एक वर्ग अलग हो चुका था
इस वर्ग के अलग होने के कारण ही 1885 ईस्वी में भारत के विभिन्न अभियुक्तों, मजिस्ट्रेट एवं अधिकारियों द्वारा इसके पक्ष में कांग्रेस की स्थापना की गई। और हम देख सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है तो एक के बाद एक बातें इसके द्वारा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है इसके बाद रखी जाती हैं, जो कि एल्बर्ट बल के सकारात्मक परिणाम थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक सकारात्मक परिणाम निकल कर आया, जो राष्ट्रीय चेतना की भावना अधिकारियों के हृदय में जागी और इसके द्वारा जो आगे कार्य किए गए यह एक सकारात्मक परिणाम था। आगे देखते हैं, लॉर्ड रिपन उदारवादी व्यक्ति थे, जो कि हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीयों में एक समान भावना का प्रचार करना चाहते थे। अतः इन्होंने भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह प्रयास किया था। इन्हीं के लॉ मेंबर, जो कि लॉ मेंबर देख सकते हैं कि जो कि एल्बर्ट हुआ करते हैं, इनके नाम पर बिल ड्राफ्ट किया गया था, इसलिए इसे एल्बर्ट बिल कहा गया। विरोध के बाद यह बिल समाप्त कर दिया गया तथा कई बदलाव करके 1884 में इसे फिर से लाया गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो बिल था, जो कि जिस प्रकार जो कि परिषद में पेश किया गया था, वह पेश करने के बाद इसके जो मामले सामने निकल कर आए, इनकी बातें जो सामने निकल कर आई, भारतीय एवं यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। अतः विरोध के चलते इसको समाप्त कर दिया गया। अतः इसी में संशोधन करके 1884 में से वापस लाया गया, जो कि वापस लाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय जनमानस में इस प्रकार के अव्यवहार एवं एक विरोधाभास की भावना उत्पन्न ना हो। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन के लोग समझ चुके थे कि किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना है कि भारतीय जनमानस में फिर से इस प्रकार के विद्रोह की भावना जागे। अतः इनके द्वारा 1884 में फिर से इसे लाने का प्रयास किया गया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध भारत में रहने वाले ब्रिटिश महिलाओं द्वारा किया गया। यहाँ हम देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कॉजेस होता है, जो कारण होता है, वह कारण क्या था इस बिल को वापस लेने का। इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया? भारत में रहने वाली ब्रिटेन की महिलाओं द्वारा किया गया। इस समय इस प्रकार की चर्चा की गई कि भारतीय सिपाहियों ने उनके साथ दुष्कर्म किए हैं। यानी हम देख सकते हैं कि भारतीय लोगों के द्वारा 1857 की क्रांति में जो भी विद्रोह किए गए थे, इस विद्रोह के समय एक ह्यूमर यानी एक अपवाद फैला हुआ था कि जो भारतीय सिपाही हुआ करते हैं, भारतीय सिपाहियों के द्वारा ब्रिटेन की महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म किए गए हैं, इसलिए वह भारतीय जजों के सामने आना नहीं चाहती थी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन की महिलाएं हुआ करती थीं, उनके कुछ केस पेंडिंग थे जो कि भारतीय लोगों के विरुद्ध थे। और हम देख सकते हैं कि जो कि केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अतः जब यह फैसले भारतीय लोगों के समक्ष आते और भारतीय न्यायाधीश भारतीय लोगों की पैरवी करते, तो यहाँ पर इनकी बातें खुलकर सामने निकल कर आती और दुष्कर्म जैसे मामलों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के चलते यह दबाव में थी और यह नहीं चाहती थी कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं यह निष्पक्षता से इनके फैसलों की सुनवाई करेंगी। यह मानती थी कि भारतीय जजों द्वारा उनके निष्पक्षता का व्यवहार नहीं, उनके विरुद्ध निष्पक्षता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अतः इनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया। यहाँ और एक बात समझ लेते हैं, चाय बागान के मालिक सेठ साहूकारों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी ह्यूमन राइट से संबंधित मामले जाते थे, मानव अधिकारों से संबंधित मामले जाते थे, वह जुडिशरी के पास जाते थे और जुडिशरी में जो कि चाय बागान के जो लोग हुआ करते थे, वह किसानों पर सितम ढाते थे, बंधुआ मजदूरों पर जिस प्रकार के शोषण करते थे, यदि इस प्रकार के मामले जाते थे और जो कि ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष हुआ करते थे, तो वह आसानी से इसका निपटारा कर देते थे। अतः बिना सुनवाई के से रफा दफा कर दिया करते थे। अतः अब यह भारतीय न्यायाधीशों के हाथ में जाने वाले थे। अतः इनका पुरजोर तरीके से इनका सुनवाई की जाती, इनके विरुद्ध केस चलने की संभावना थी। अतः चाय बागान के मालिकों सेठ साहूकारों द्वारा भी इस बिल का विरोध किया गया, जो कि मूल रूप से भारतीय हुआ करते थे, क्योंकि यह ब्रिटिश जजों को अपना सहयोगी मानते थे, जो ब्रिटेन के जज हुआ करते हैं। अतः जो कि सेठ साहूकारों के द्वारा इनको टैक्सेशन यानी कर की आमदनी होती थी, अतः इसके चलते यह इनका सहयोग किया करते थे
और यदि भारतीय न्यायाधीशों के पास यह मामले जाते तो यह इनका सहयोग नहीं करते, बल्कि उन लोगों का पक्ष लेते जो कि मजदूरी किया करते हैं, जो भी किसान वर्ग हुआ करता था उसका पक्ष लेते। अतः इस पक्ष से बचने के लिए चाय बागान के मालिकों सेठ साहूकारों द्वारा इसका समर्थन किया गया, ब्रिटेन का समर्थन किया गया एवं भारतीय न्यायाधीशों का विरोध किया गया तथा ब्रिटिश लोगों के लिए यह बिल उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस देश का उपनिवेश भारत बना हुआ था, अतः वहाँ के जजों के लिए एक बायकॉट कर दिया जाता, उनके विरुद्ध फैसले सुनाए जाते। अतः यह एक स्वाभिमान का विषय बन चुका था। अतः इस बिल को हटाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। 1884 ईस्वी में इसे वापस लाया गया, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884 कहा गया। यानी जो भी मामले होते थे उनको एक प्रोसीजर के द्वारा, एक कोड के द्वारा संशोधन करके 1884 में लाया गया। इसके अनुसार यूरोपीय मामलों में जो भी केस होंगे उनकी उस ज्यूरी में 50% जज जो होंगे वह जूरी जिस प्रकार बनाई जाती है, जूरी में जैसे मान लो 4 सदस्य होते हैं या 6 सदस्य होते हैं तो 3 सदस्य भारतीय न्यायाधीश हो गए एवं 3 सदस्य ब्रिटेन के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% जजों का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। इस संशोधन में यूरोपीय तो प्रसन्न हुए, लेकिन भारतीयों में एक यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार काले गोरे के भेदभाव को मिटाना नहीं चाहती। ब्रिटिश अधिकारियों के दिमाग में एक बात पूर्ण रूप से फैल गई कि यह जो भी काले गोरे का जो भेद है, जो कि आधिकारिक तौर पर भी इनके द्वारा किया जा रहा है, अतः इसको हमेशा के लिए नहीं मिटाया जा सकता। इस प्रकार की भावना भारतीय अधिकारियों के मूल में बैठ गई। इससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जन्म हुआ और इनके द्वारा एक संगठन के माध्यम से इस चीज़ को आगे लाने का प्रयास किया गया। अतः हम इसके परिणामों के बारे में समझ चुके हैं कि किस प्रकार के इसके परिणाम निकले और किस प्रकार 1883 में यह एल्बर्ट बिल लाया गया, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से इसके उत्तर दे पाएंगे। और हम देखते हैं कि इस प्रकार आप सारी बातों को समझ चुके हैं और आप उत्तर लिखने में सहज होंगे। आशा करता हूं कि यह छोटे छोटे से प्रयास आपको समझ आ रहे होंगे और इसी प्रकार के प्रयास हम आगे करते रहेंगे, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में विशेष जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।